मस्जिद में मीटिंग पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अखिलेश यादव की लोकप्रियता से घबराई है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। यह आरोप बेबुनियाद है, सत्यता से परे है, तथ्यों के विपरीत है। और असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता अखिलेश यादव जी की बढ़ती जो लोकप्रियता है और इनकी प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी नेताओं से विश्वास यकीन घट रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है और परेशानी में इस तरह का अनुबंध बयान देती है। इनके पेट में क्यों दर्द है? जब अपने सांसद के रिक्वेस्ट पर, सांसद जहां हमारे रहते हैं, मस्जिद के बगल में 2 कमरा है, जाकर देखो। अगर कहा चाय पीने के लिए 1 कप चाय पी लीजिए, चले गए, तो इनके पेट में काहे दर्द हो रहा है? मस्जिद में मीटिंग पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और बताया कि सांसद के बुलावे पर वो चाय पीने गए थे। हम लोग मीटिंग न वहां किए, न मीटिंग की नीयत से गए थे। वहां के जो मस्जिद के इमाम हैं और हमारे सांसद मोहिबुल्लाह जी, उनके अनुरोध पर हम लोग उनके यहाँ चाय पीने गए। तो इनफॉर्मल हम लोग वहाँ गए थे और उनके ऑफिस के में बैठ करके चाय पी। हम वहाँ नमाज अदा करने तो गए नहीं थे, हम तो एक अपने सांसद के बुलावे पे चाय पीने के लिए गए थे। लेकिन और जब प्रधानमंत्री जाते हैं और बोहरा समाज के यहाँ घुटना टेकते हैं, तब कोई आवाज नहीं आती। तमाम लोग चादर भिजवाते हैं तो कोई बात नहीं होती। हम चाय पीने चले गए तो इतनी मिर्ची लग गई भारतीय जनता पार्टी को। यूपी के सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। इस बार विवाद की जड़ है दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक को आस्था से जोड़ रहे हैं तो बीजेपी उन्हें नमाजवादी का तमगा दे रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 25 जुलाई के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी पर एक बैठक के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी समेत कई सपा नेता मस्जिद के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस मामले में और सख्त रुख अपनाया है और मस्जिद को सपा का अघोषित कार्यालय बताते हुए 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली है। अगर वो कहते हैं सही है तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भी उसी मस्जिद में जुमे के बाद 25 तारीख को अपनी बैठक बुलाएगी। मैंने फिर कह रहा हूँ कि हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पर समाप्त होगी। फिर छाती मत पीटना। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी उस मस्जिद के इमाम भी हैं। एक इमाम के तौर पे अगर उन्होंने ये गुनाह किया तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई मांग करते हैं? मैं अपने जो वरिष्ठ जन हैं हमारे पार्टी के, उनसे बात करूंगा और मैं पुलिस का एफआईआर करूंगा और इन सबको जेल भिजवाऊंगा। बीजेपी ने इस बैठक को धार्मिक स्थल का दुरुपयोग बताते हुए तीखा हमला बोला है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने इस पूरे विवाद को बीजेपी की बांटने वाली सियासत का हिस्सा बताया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूँ कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग
हर आस्था पर आस्था रखते हैं। ये विवाद अब सिर्फ मस्जिद की मर्यादा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म और सियासत की सीमाओं पर एक बड़ी बहस बन गया है। सवाल ये है कि क्या ये सियासी जंग और तूल पकड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बृजभूषण शरण सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम योगी से मुलाकात पर कहा कि ये बिल्कुल व्यक्तिगत और पारिवारिक मुलाकात थी, इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं थी। सीएम योगी से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पूरा इंटरव्यू आपको जल्द दिखाएंगे, न्यूज 18 पर जरूर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हमारे बेटे सांसद हैं, हमारे बेटे विधायक हैं, तो मिलना उनसे कोई गुनाह थोड़े है। अब उसमें किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को दिक्कत हो रही होगी। अब जिनको अच्छा लग रहा है वो जाने और जिनको दिक्कत हो रही है वो जाने। एक बात बता दीजिए जी, जो आपने अभी तक नहीं बताया है, वो बात बताइए कि आप 30-31 महीने बाद मिले हैं, लेकिन जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कौन सी आपको मुख्यमंत्री की बात अच्छी लगी जो हम अभी इस? देखिए, व्यक्तिगत मुलाकात थी। व्यक्तिगत मुलाकात की चर्चा सार्वजनिक नहीं की जाती है। एकदम व्यक्तिगत मुलाकात थी, पारिवारिक मुलाकात थी। सकारात्मक जैसे परिवार का हाल चाल पूछा जाता है, परिवार में शिकवे गिले होते हैं कि हमको ये नहीं मिला, इस साल रजाई नहीं मिली, इस साल कपड़ा नहीं मिला, इस साल जूता नहीं मिला, ये जो बिल्कुल पारिवारिक चर्चा थी। और नोएडा से खबर है, नोएडा मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। ग्रेटर नोएडा से बुड़ाकी तक नई मेट्रो लाइन जाएगी। 416 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट बनेगा और लगभग 2.6 किलोमीटर मेट्रो लाइन में 2 स्टेशन होंगे। देश को आतंक से दहलाने की साजिश रची जा रही थी। अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए आतंकियों को टारगेट और लोकेशन मिलती, उससे पहले गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को धर लिया। ये चारों अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल से जुड़े थे। रात को 2 कलाक फोन लेके बैठा था और वो कुछ भी करता रहता था। नाम मोहम्मद है, नाम मोहम्मद वर्दी, नाम सैफुल्लाह कुरैशी, नाम जीशान अली। ये वो 4 नाम हैं जो हिंदुस्तान की सरजमी पर किसी नापाक साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। ये वो 4 नाम हैं जो भारत की धरती पर दहशतगर्दी की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये अपने मंसूबे में कामयाब होते, ये दुश्मन के खूनी दांव पर अपने पैंतरे आजमाते, उससे पहले ही गुजरात की एटीएस ने इन 4 खूंखार आतंकियों को धर दबोचा। ये चारों आतंकी अल-कायदा मॉडल से जुड़े हुए थे और अल-कायदा के इशारे पर देश में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गुजरात एटीएस ने अल-कायदा के इंडियन मॉड्यूल से जुड़े 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। एटीएस के मुताबिक अल-कायदा के संपर्क में आने के बाद ये चारों काफी ज्यादा कट्टरपंथी हो चुके थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग करके बाकी लोगों को भी जोड़ रहे थे। सारे आतंकी करीब 20 से 25 साल के हैं और भारत में हमला करने के लिए इन्हें बड़े टारगेट और बड़ी लोकेशन मिलने वाली थी। चारों सोशल मीडिया ऐप के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट थे। गुजरात एटीएस लंबे समय से इन पर निगरानी रखे हुए थे। गिरफ्तार किए गए चारों आतंकियों में 2 गुजरात के रहने वाले हैं, जबकि एक आतंकी दिल्ली और एक आतंकी नोएडा का रहने वाला है। गुजरात से गिरफ्तार किए गए आतंकी सैफुल्लाह कुरैशी के भाई का कहना है कि परिवार में इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। सैफुल्लाह कुरैशी के भाई का कहना है कि वो रात 2 बजे तक फोन में कुछ न कुछ करता रहता था। उसके पास उसका फोन रहता था, हमें वो भी पता नहीं है कि क्या वो बोलता था, क्या करता था फोन के साथ। वो जॉब पे से आता था, रात को 2 कलाक फोन लेके बैठता था और वो कुछ भी करता रहता था, हमें कुछ पता नहीं।
उधर चांदनी चौक से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद कैफ की मां ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। कसूर है तो फिर उसको पुलिस बोलिए क्या बोल रही थी? बहरहाल इन आतंकियों से कड़ी पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि इन आतंकियों का मकसद क्या था और इन्हें क्या टारगेट मिलने वाला था, साथ ही इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे।